बेटा जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर। जिस तरह से हमने मल्टीपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कि इफ़ देन एल्स हम लगाते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसी तरह का एक उसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि इफ़ देन एल्स से पॉसिबल नहीं होते, तो हम उनको सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर में लेके आते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं, अगर हम इफ़ देन एल्स में करते हैं तो लिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे हम उनको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके मल्टीपल वेज़ हैं इसको इंसर्ट करने के, लेकिन आपको इसकी जो फ्लो चार्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अभी देखें, यहाँ पे आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट है, एक फ्लो चार्ट दिया गया है। आप स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं केस 1। अगर आपका केस 1 मैच कर जाए या आप केस 1 की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हों, तो आप ब्लॉक 1 को रन करते हैं और ब्लॉक 1 को रन करने के बाद आप एंड पे आ जाते हैं। अगर आपका केस 1 फुलफिल नहीं होता, फिर आप आते हैं केस 2 के ऊपर। ठीक है, अगर आप केस 2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशन है या जो उसकी रेंज है, आप उसके अंदर फॉल करते हैं उस कैटेगरी के अंदर, तो आप ब्लॉक 2 को रन करते हैं। अगर ब्लॉक 2 रन हो जाए, आप उस ब्लॉक को रन करने के बाद आप बाकी सारे ब्लॉक्स को स्किप कर देते हैं। केस 2 जो है फॉल्स होने की सूरत में हम केस 3, केस 4 इस तरह से सो ऑन चलते जाएंगे अप टू केस n। अगर केस m में आपकी वैल्यू उस कैटेगरी के अंदर आती है तो हम उस ब्लॉक को रन कर देंगे, अदरवाइज हम मूव कर जाएंगे एंड पे। अगर तमाम केसेस फॉल्स हो जाएं तो हमारे पास एंड पे, जिस तरह वहाँ पे इफ़ एल्स होता था, यहाँ पे आएगा डिफ़ॉल्ट केस। वहाँ पे एंड एल्स लिखते थे ना लास्ट पे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट केस। तो डिफ़ॉल्ट केस की सूरत में हम जो है ना, वो अगर कोई भी केस ऊपर से मैच ना हो, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, किसी कैटेगरी में हम हमारे वेरिएबल की वैल्यू फॉल ना कर रही हो, तो उस सूरत में हम केस एल्स के ऊपर, जिसको डिफ़ॉल्ट केस कहते हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखें ज़रा। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। ये हमारे पास इसके 3-4 टाइप्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। ये जो ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये कीवर्ड है, ये एज इट ही आते हैं। ये जो रेड में है ये वैल्यूज़ हम देते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये इसकी पहली टाइप है। हम इसकी एग्जांपल शुरू करते हैं तो हम इसके सिंटैक्स को ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सिलेक्ट केस लिखना है, यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन लिख देनी है। जो कंडीशन वगैरह हम लगाते हैं यहाँ पे वो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को चेक किया जाएगा क्या इस वैल्यू की रेंज के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल 50 से लेके 100 तक, 100 से लेके 200 तक, 200 से लेके 300 तक, और केस एल्स। जिस तरह से कल की क्लास में आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया गया था कि आप जो है ना वो रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, नेट रीडिंग, यानी कि पिछले मंथ की रीडिंग माइनस कर देंगे इस मंथ की रीडिंग से, तो आपके पास नेट रीडिंग आएगी इस मंथ की। तो आप देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। 0 से लेकर 300 तक होगी तो हम उसका पर यूनिट 12 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर वो 301 से लेके 400 तक होगा तो हम उसका 14 पर यूनिट चार्ज करेंगे। और अगर वो अबव 400 होगा तो फिर हम उसके लिए हम चार्ज करेंगे उसके लिए 20 रुपये पर यूनिट। तो हम यहाँ पे रेंजेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये सिलेक्ट केस, ये वाला स्ट्रक्चर, इससे हम स्टार्ट करते हैं और इसकी फर्दर टाइप्स 2, टाइप 3 एट्सेट्रा के ऊपर हम मूव करेंगे आगे जाके। सो आज हम ये देखते हैं इसकी टाइप 1 क्या चीज़ है और उसमें कैसे हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। डेवलपर पे जाके हम एक बटन इंसर्ट कर लेते हैं। और बेटा अपने माइक्रोफोन्स बंद कर दें प्लीज़। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें, अगर मैं करूँगा तो मैं आपको क्लास से निकाल दूँगा फिर। C'è Raul, non da sei mesi che si dai Raul. बेटा C'è Raul. सर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं क्लास से निकाल दूंगा और 5 दिन के एब्सेंट मार्क करूंगा। आप लोग सोए होते हैं, क्लास में माइक ऑन कर देते हैं। सो हम पहला प्रोग्राम जो है
इसको हमने पहले वाले स्ट्रक्चर के साथ भी किया था। ये वाला इनपुट लेनी है स्टूडेंट के मार्क्स और उसका ग्रेड डिस्प्ले करना है। मैं कहता हूँ डिम मार्क्स एज एन टीचर, और मार्क्स की वैल्यू मैंने लेनी है यूज़र से, मार्क्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स। बेटा ये क्या तकलीफ है, असर नहीं होता एक दफ़ा? एंटर योर मार्क्स। मार्क्स एंटर करेंगे। अब हमने इसको केस में लगाना है। बेटा ये नोट हो यहाँ से उसी वक्त ट्रैक हो जाता है ये किसका माइक ऑन है। आप अपने ग्रुप में एक दूसरे को बता दिया करें ना इसका माइक ऑन होता है अदर देन क्लास। मैं कहता हूँ सिलेक्ट केस, ये कीवर्ड है और यहाँ पे आपने लिखना है मार्क्स, यानी कि मार्क्स के ऊपर आपने सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। अब मैं कहता हूँ केस 90 to 100 जो भी होंगे उनको हम मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं ए ग्रेड। स्टूडेंट के मार्क्स की वैल्यू आएगी यहाँ से। मार्क्स को हमने केस स्ट्रक्चर के अंदर लगा दिया। अगर इस वेरिएबल की वैल्यू इस कैटेगरी के अंदर आती है तो उसको हम कह देते हैं दिस इज ए ग्रेड, ठीक है। और अगर केस 80 to 89 होगा देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे बी ग्रेड। अगर केस 70 to 79 होगा देन हम लिख देंगे, देन लिखने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, 70। मैसेज बॉक्स में लिखेंगे सी ग्रेड। केस 60 to 69 होगा, उस सूरत में हम लिख देंगे मैसेज बॉक्स में डी ग्रेड। केस 50 to 59 होगा, उसके लिए हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स में ई ग्रेड। केस 0 से लेके 49 तक होगा, उसको हम कह देंगे मैसेज बॉक्स में फेल। एल्स को हम कह देंगे मैसेज बॉक्स में इनवैलिड एंट्री। यहाँ पे हमने लिखना है केस एल्स, ठीक है। सो देखिए बेटा, मार्क्स की वैल्यू यूजर से हमने गेट की। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू हमने उसको लगा दिया सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर के अंदर। अब सिलेक्ट केस के अंदर हमारे पास ये वाले केसेस अवेलेबल हैं सारे, और यहाँ पे आपने लिखना होता है एंड सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर में आपने मार्क्स की वैल्यू लगा दी है। अब मार्क्स की वैल्यू इन सभी में से किसी एक केस में आती होगी। जिस केस में आती होगी 90 to 100 तक होंगे ए ग्रेड कह देंगे, 80 to 89 होंगे बी, 70 to 79 होंगे सी, सिमिलरली 50 to 59 होंगे तो ई ग्रेड, 0 से 49 तक होंगे तो फेल। अगर कोई भी वैल्यू मैच ना कर जाए करे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 101 कर दिया तो उसके लिए ऑटोमेटिकली केस एल जो है ना वो इनवैलिड एंट्री वाला रन हो जाएगा। और ये एंड सेलेक्ट देखते हैं इसको रन करके। 67 पे डी ग्रेड आ रहा है, 59 पे बी ग्रेड आ रहा है, 44 पे फेल आ रहा है, और 101 पे इनवैलिड एंट्री आ रहा है। तो ये एक अल्टरनेट है लिखने का इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर को, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ केस स्ट्रक्चर से सॉल्व होती हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, दोबारा से इसको परफॉर्म कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर यूजर सैलरी एंड ग्रेड। यूजर से सैलरी और ग्रेड लेंगे। इफ़ द ग्रेड इज़ लेस देन 10, अगर ग्रेड 10 से छोटा होगा ऐड करेंगे 4.5% बोनस उसके ऊपर, ठीक है।
और अगर ग्रेड लेस देन होगा 16 यानी कि 11 से लेके 15 तक होगा, हम 7.5% बोनस ऐड करेंगे। और अगर ग्रेड 16 या उससे ज़्यादा होगा तो फिर उसके लिए हम 10% बोनस लगाते हैं। देखते हैं जी, हमने यूज़र से दो चीज़ें लेनी हैं, सैलरी और ग्रेड, और हमने कैलकुलेट करना है बोनस और नेट सैलरी एज डबल डाटा टाइप। ठीक है, तो सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर सैलरी, अपनी सैलरी एंटर करें, या यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर करंट सैलरी। उसके बाद हम ग्रेड लेते हैं, तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर योर ग्रेड हेयर, ग्रेड एंटर करें। अब हमने सिलेक्ट केस के अंदर लगा देना है ग्रेड। ठीक है, अगर हम कहते हैं केस में ग्रेड 1 से लेके लेस देन 10 यानी कि 9 तक होगा, 1 to 9 होगा, उस सूरत में हम करेंगे बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 4.5%। तो ये बोनस कैलकुलेट हो जाएगा उसका। केस 10 to 15 की सूरत में हम बोनस लगाते हैं उसके ऊपर, सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 7.5%। केस एल्स केस लगा देते हैं, उससे ज़्यादा जो भी होगा, एल्स केस में हम केस एल्स में बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10%, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड सिलेक्ट। एंड सिलेक्ट लिखने के बाद हमारा बोनस कैलकुलेट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आपका ग्रेड 1 से 9 तक है तो हम 4.5% बोनस लगाते हैं, ग्रेड 10 से 15 तक है यानी कि लेस देन 16 है तो हम 7.5% बोनस लगाते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए हम एल्स केस लगा देते हैं। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, और मैसेज बक्स में हम दोनों चीज़ें डिस्प्ले कर देते हैं। मैसेज बक्स में जाके एंड योर बोनस इज एंड बोनस एंड न्यू सैलरी इज एंड नेट सैलरी। ठीक है, तो ये सेम प्रोग्राम इफ़ देन एल्स से भी पॉसिबल है, वो आपको मैंने बोला था कि आप होमवर्क में करेंगे। ये हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट केस स्ट्रक्चर में कर रहे हैं। हमने यूज़र से सैलरी और ग्रेड गेट किया, ग्रेड को हमने लगा दिया सिलेक्ट केस के अंदर। फिर हमने देखा कि अगर इस केस की वैल्यू जो ना, अगर केस है 1 to 9 तक, इसको कहते हैं फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, इस रेंज के अंदर आ रहा है तो हम उसको लगाएंगे 4% बोनस, 4.5% सॉरी। इस कैटेगरी में यानी कि ग्रेड 10 से 15 तक है तो 7.5% बोनस, और अगर ग्रेड उससे ज़्यादा है तो उस सूरत में हम उसको लगा देंगे 10% बोनस। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे सैलरी है फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 और ग्रेड है 17, तो 10% बोनस है, 7,000 बोनस लगेगा और 77,000 जो है ना वो हमारे पास नेट न्यू सैलरी आ जाएगी। सो अगले प्रोग्राम पे मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टुडेज टेम्परेचर एंड फ्रॉम द यूज़र। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, आसान सा प्रोग्राम है, इसको भी कर लेते हैं। अगर टेम्परेचर 35 या उससे ज़्यादा है तो हम कह देते हैं कि जी ये समर है, अगर उसके दरमियान है 20 से 30 की रेंज में, तो मैं कहता हूँ डिम टेम्परेचर एज इंटीजर। टेम्परेचर की वैल्यू यूज़र से लेते हैं
इनपुट बक्स एंटर टुडेज टेम्परेचर। अब हम कहते हैं सिलेक्ट केस में टेम्परेचर को एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं। केस है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैक्सिमम 50 होता है, तो हम कहते हैं 35 टू 50 की रेंज में अगर टेम्परेचर होगा तो मैसेज बॉक्स में हम लिखेंगे इट्स समर। केस 20 टू 34 होगा तब हम लिखेंगे इट्स नॉर्मल। केस हम कहते हैं फैसलाबाद में मैक्सिमम 0 डिग्री होगा, उससे कम तो नहीं होगा मिनिमम, तो 0 टू 19 होगा, तो उस सूरत में हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में इट्स विंटर। केस एल्स में लिखेंगे मैसेज बॉक्स इनवैलिड एंट्री, और यहाँ पे लिखेंगे एंड सिलेक्ट। वहाँ पे एंड इफ लिखते थे, यहाँ पे एंड सिलेक्ट लिखेंगे। नहीं जी, इसमें टेम्परेचर एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल 45 है तो समर है, 34 है तो नॉर्मल है, और 14 है तो ये विंटर है। तो ये हमारे पास ये तीसरा प्रोग्राम है। उसके बाद ये आता है राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा इफ़ यूज़र एंटर 1 then convert Fahrenheit to Celsius. If user enter 2 as a choice then convert it into Celsius to Fahrenheit। ठीक है, पहले नंबर पे हमने लेना है टेम्परेचर। ये सॉरी इस केस में आएगा नहीं, ये अगले केस में आएगा, इसको आगे जाके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे केस थर्ड के अंदर ये वाला चीज़ डिस्कस होगी। सो हम केस 1 बेटा जी क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर आपको लगता है कोई एग्जांपल और करनी है तो फिर मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ इसके हवाले से। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, सर क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी वाली एग्जांपल कर लेंगे या करवा दूँ इसमें? चलें, वो बाकी क्लासेस भी ये रिकॉर्डिंग देखती होती हैं बाद में, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना वो कर लेते हैं। डिम टेम्परेचर सॉरी हम लेते हैं रीडिंग ओल्ड और करंट और नेट एज डबल, और यहाँ पे ले लेते हैं बिल कैलकुलेट करना है हमने। ओल्ड रीडिंग लेनी है, ओल्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर ओल्ड रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। यहाँ पे करंट लिखते हैं, इस मंथ की जो रीडिंग है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स एंटर करंट रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर। यहाँ पे हम कहते हैं नेट रीडिंग कितनी है, नेट होगी करंट में से ओल्ड माइनस कर देंगे तो नेट रीडिंग आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ केस सिलेक्ट केस में नेट लगा देते हैं, जो भी नेट वैल्यू आएगी। अगर केस है 0 से 300 तक तो हम कहते हैं मैसेज बॉक्स में योर consumed units are and net and your bill is and जो आपके नेट यूनिट्स बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 रुपये के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं
रुपीज़। ठीक है। सो बेटा जी देखें, दो हमने यूनिट रीडिंग्स ली हैं। ये आपकी पिछले महीने की रीडिंग है और ये करंट महीने की रीडिंग है। इन करंट रीडिंग में से पिछले महीने की रीडिंग माइनस करेंगे तो आपके कंज्यूम्ड यूनिट आएंगे, वो नेट हमारे पास जो यूनिट्स हैं। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कंज्यूम, यहाँ पे भी लिख देते हैं कंज्यूम, इसकी जगह भी लिख देते हैं कंज्यूम, और यहाँ पे जितने कंज्यूम यूनिट होंगे उनको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लिखते हैं केस 301 to 400। उस सूरत में इसी मैसेज बॉक्स को कॉपी करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने उसके प्राइस इंक्रीज करने हैं, 14 रुपये कर देंगे। और के सेल्स में जितने भी यूनिट चले होंगे इस कैटेगरी में जो नहीं आते, ज़ाहिर है ज़ीरो से कम तो यूनिट नहीं हो सकते, या ज़ीरो चला होगा, बिल्कुल मीटर ना चला हो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो उस सूरत में हम सिर्फ यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 20 यूनिट्स। ठीक है, सिर्फ हमने प्राइस चेंज की है, अदरवाइज़ हमने इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की। ठीक है, हमने साथ में इसको डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते होते हैं एंड सिलेक्ट। सो देखिए बेटा जी, पिछले मंथ की रीडिंग आ गई ओल्ड में, न्यू मंथ की रीडिंग आ गई, दोनों को माइनस किया तो आपके कंज्यूम यूनिट आ गए। हमने कंज्यूम यूनिट को लगा दिया केस के अंदर। ठीक है, अगर कंज्यूम यूनिट 0 से लेकर 300 तक हैं तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ। अगर 301 से लेकर 400 तक है तो मल्टीप्लाई कर दिया 14 के साथ। और अगर एल्स केस है यानी कि उससे ज़्यादा है तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पल। और अब हम उसको देखते हैं। पिछले मंथ की रीडिंग है जी 7645 और इसकी है 87 40 एग्जैक्टली। तो कहता है जी आपके कंज्यूम यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास हैं 1095 और आपका बिल जो है वो 21,900 रुपये है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे वो कहा जाए कि जी आप इसमें जो मीटर रेंट वगैरह है या आपका जो टैक्सेस वगैरह है शामिल कर दें एट्सेट्रा, तो वो एंड पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंज्यूम्ड यूनिट और उनके मुताबिक बिल कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब हम आते हैं दूसरी एक्सप्रेशन के ऊपर, दूसरी टाइप के ऊपर। दूसरी टाइप में हम लिखते हैं सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इज ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, इज लिखना है और साथ में ऑपरेटर। ऑपरेटर से मुराद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये ऑपरेटर इनमें से कोई एक आएगा। ठीक है, तो उस तरह की कंडीशन बनेगी। अगर इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़े तो मैं कहूँगा केस इज़ लेस देन इक्वल टू 300। ठीक है, और इसको मैं लिखूँगा केस इज़ लेस देन इक्वल टू 400। ठीक है, और केस एल्स। ये हमने सिर्फ उसको कन्वर्ट किया है। पहले यहाँ पे था, दोनों में फ़र्क देखें, ये एक वैल्यू से लेकर दूसरी वैल्यू तक है। अब हम लगाते हैं केस इज़, ये दूसरी टाइप है, इसमें इज़ कीवर्ड है और यहाँ पे एक आपने आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है। जो ऑपरेटर से मुराद क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको कंपैरिजन ऑपरेटर। तो जो भी ऑपरेटर लगा हुआ है इट्स मीन दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। तो आप इज़ लगाते हैं और साथ में एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के वैल्यू लिखते हैं। अब हम वो देख रहा है कि कंज्यूम यूनिट की जो वैल्यू है इज़ लेस देन 300 और मैं कहता हूँ इज़ लेस देन 400। अब इन सभी में से कोई एक केस चलेगा। फॉर एग्जांपल आपके यूनिट कंज्यूम जो है वो 200 है तो ये केस चलेगा क्योंकि यूनिट कंज्यूम इज़ लेस देन 300 है। अगर वो 350 है तो फिर ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन ये चलेगा क्योंकि इज़ लेस देन 400 है। देखते हैं करंट रीडिंग जो है ना वो 56,100 है और प्रीवियस जो थी ना 5400 थी। तो वो कहता है कि जी योर कंज्यूम्ड इज़, सॉरी माइनस में चला गया, हमने यहाँ पे इसको रीड करना है। ये है ओल्ड रीडिंग। ओल्ड रीडिंग जो होती है वो कम होती है, 54,000 है।
फॉर एग्जांपल, और नई रीडिंग जो है वो 56,000 है, 100 है सॉरी। तो कंज्यूम यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास 200 है, और बिल जो है ना वो उन यूनिट्स का बना है। अगर मैं देता हूँ 350 का डिफरेंस, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रीडिंग जो थी वो 5400 थी, और करंट रीडिंग जो 5750 है, ठीक है। तो उसके में कहता है कि आपके यूनिट कंज्यूम जो है वो 350 है, और आपका बिल जो है वो 4900 रुपीज़ है। इसी तरह से आप ग्रेड वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने ग्रेड कैलकुलेट किया था उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या जिस तरह से ये प्रोग्राम हमने किया था टेम्परेचर वाला, उनको बस आप उसकी मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग दे देता हूँ। एक एग्जांपल कर लेते हैं, डिम टेम्परेचर एज इंटीजर। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर टुडेज टेम्परेचर। अब लगाना है आपने सिलेक्ट केस टेम्परेचर में दूसरा केस हम रन कर रहे हैं, इसमें होता है केस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, 35 या उससे ज़्यादा होगा तो उस सूरत में हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स में समर। केस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 होगा तो उस सूरत में हम मैसेज बॉक्स में लिखेंगे विंटर। केस एल्स के अंदर हम लिख देंगे मैसेज बॉक्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे आना था नॉर्मल, और यहाँ पे आना है विंटर, एंड सिलेक्ट। सो देखें जी, यहाँ पे टेम्परेचर है 45 डिग्री तो समर है, 34 डिग्री है तो नॉर्मल है, और अगर 14 है तो फिर उस सूरत में विंटर होगा। तो ये हमारे पास उसी केस को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है कि आप केस वैल्यू टू वैल्यू लिखने के बजाय केस इज ऑपरेटर लगा देते हैं साथ में। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है सिलेक्ट केस एक्सप्रेशन, यानी कि आप सिंगल ए की वैल्यू लिखते हैं। पहले हमने लिखा था कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक लिखें, नहीं, अब हम ये कहते हैं कि एक जो वैल्यू मैच कर रही है तो वो एग्जैक्टली रन हो जाए, अगर वो वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है तो फिर वो वैल्यू जो है ना केस रन ना हो। इसके एग्जांपल हमने पहले भी की थी। हम कहते हैं डिम नंबर एज इंटीजर, एक नंबर लेते हैं और नंबर की वैल्यू यूज़र से लेते हैं। कल हमने एग्जांपल की थी कि हम डे नंबर लें, इनपुट बक्स एंटर डे नंबर, डे नंबर एंटर करें, फिर मैं कहता हूँ सिलेक्ट केस में हम नंबर लगा देते हैं, केस 1 की सूरत में हम उसमें मैसेज बॉक्स में लिख देते हैं मंडे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं जी, यहाँ पे केस 2 है, 2 होने की सूरत में ट्यूसडे, केस 3 होने की सूरत में वेडनेसडे, केस 4 होने की सूरत में थर्सडे, केस 5 होने की सूरत में फ्राइडे, केस 6 होने की सूरत में सैटरडे, केस 7 होने की सूरत में संडे, और केस एल्स होने की सूरत में इन वैलिड एंट्री। और यहाँ पे आप लिखेंगे एंड सिलेक्ट। सो देखें जी, यहाँ से यूज़र से वैल्यू लेंगे,
जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रही होगी हम सिर्फ वो लिखेंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगी जिस केस के अंदर हम सिर्फ वो लिखेंगे, वो उसको रन करेंगे, अदरवाइज़ हम स्किप करते जाएंगे। तो पहले था यहाँ पे हम लिखते थे दिस टू दिस, यहाँ पे लिखते थे, वो एक रेंज बनती थी, फिर हम इज़ लगाते थे, इज़ और ऑपरेटर वो एक कंडीशन बनती थी। ना यहाँ पे रेंज लगा रहे हैं ना पे कंडीशन लगा रहे हैं, हम कहते हैं एग्जैक्टली वैल्यू मैच करेगी तो ये करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, हम स्किप करके अगले केस पे मूव कर जाएंगे। हम देखें 3 लिखा आता है तो वेडनेसडे है, 6 लिखा आता है तो सैटरडे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है तीसरा केस कि आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू लिखते हैं। इसके तहत और भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ॉरेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम है, ये करवाता हूँ आपको, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला कर लेते हैं। और एक और एग्जांपल हम कहते हैं, अगर हमने ये पहले भी किया हुआ है, अगर यूज़र चॉइस 1 देता है तो हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करें, अगर यूज़र चॉइस 2 देता है तो हम एरिया कैलकुलेट करें, वो भी एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे। डिम मार्क्स, सॉरी, हम शुरू करते हैं पहले नंबर पे चॉइस और रेडियस और एरिया और सर्कमफ्रेंस एज डबल। हम यूज़र से कहते हैं एंटर योर चॉइस, इनपुट बॉक्स, एंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर सर्कमफ्रेंस। अब देखें यूज़र जो है ना वो चॉइस देगा, मैं कहता हूँ सिलेक्ट, केस में चॉइस लगा देते हैं। अगर केस 1 है तो उस सूरत में हम कहते हैं इनपुट लेते हैं वैल्यू, सॉरी रेडियस की वैल्यू लेते हैं थ्रू इनपुट बॉक्स, एंटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसमें हम नई चीज़ ऐड कर लेते हैं इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आ जाएगा। आफ्टर गेटिंग रेडियस आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इज इक्वल टू मैसेज, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है 3.142 मल्टीप्लाइड बाय आर, मल्टीप्लाइड बाय आर कर लें या इसकी रेज पावर 2 कर दें। फिर मैसेज बॉक्स में लिख दें द एरिया ऑफ सर्कल इज, लिख के यहाँ पे लगा देते हैं एंड, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, फिर एंड लगा देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर्स। फिर केस 2 की बारी आती है। अगर केस 2 यानी कि यूज़र जो है ना वो चॉइस के अंदर 2 एंटर कर दे तो उसकी कोडिंग हमने कैसे करनी है, इसको मैं कॉपी करके एडिट कर देता हूँ। आपने अब कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, और आपने यहाँ पे एरिया के बजाय सर्कमफ्रेंस शो करना है, और सर्कमफ्रेंस के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगता क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस जो है वो स्क्वायर एंटिटी नहीं होती। उसके बाद लगाते हैं केस एल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में इनवैलिड एंट्री एंड सिलेक्ट। लें जी, यूज़र अपनी चॉइस देगा और उस चॉइस के मुताबिक यहाँ से एक केस रन होगा, केस 1 में से, केस 2 में से या केस एल्स में से, तीनों में से कोई एक केस रन होगा। रन करके देखते हैं जी। 1 फॉर एरिया, A1 हमने एंटर किया तो हमें एरिया कैलकुलेट मिलेगा। रेडियस है 7.5, वो कहता है द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं चॉइस देता हूँ 2 तो उस सूरत में वो कहता है कि जी रेडियस 7.5 होने की सूरत में सर्कमफ्रेंस बनेगा 47.13 सेंटीमीटर। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है एंटर 1 फॉर
एरिया 2 फॉर सर्कमफ्रेंस, लेकिन मैं 3 एंटर कर देता हूँ, तो उस सूरत में कहता है इनवैलिड एंट्री है। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी। अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली एग्जांपल करते हैं, ये दूसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसको मैं सारे को रेस कर देता हूँ। यहाँ तक हमने लेना है डिम ए और बी एज डबल, और साथ में हमने लेना है ऑपरेटर एज स्ट्रिंग। तो ए की वैल्यू हम लेते हैं यूज़र से, एंटर फर्स्ट ऑपरेंड, इसको कहते हैं ऑपरेंड, कैलकुलेटर। यहाँ पे आना है इनपुट बक्स। बी की वैल्यू लेने से पहले जैसे कैलकुलेटर पहले ऑपरेटर ले लेते हैं ना, हम कहते हैं इनपुट बक्स में लिख दें एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर में हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को टैकल कर लेते हैं बस। और b इज इक्वल टू, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड ऑपरेंड। तो दो ऑपरेंड्स हमने लिए और एक ऑपरेटर लगा दिया, लेकिन सिलेक्ट केस में हम लगाएंगे ऑपरेटर। अगर केस प्लस वाला है उस सूरत में हम क्या करें कि मैसेज बॉक्स में लिख देंगे a प्लस बी। अगर केस हमारे पास है नेगेटिव वाला तो मैसेज बॉक्स में हम लिख देंगे a माइनस बी। अगर केस है मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई, तो मैसेज बॉक्स में हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई बी। अगर केस है डिवाइड वाला तो उस सूरत में हम लिख देंगे मैसेज बॉक्स में a माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। और केस एल्स में हम लिख देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड सिलेक्ट। सो बेटा जी देखें, दो ऑपरेटर्स आएंगे और एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड्स आएंगे और एक ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर की वैल्यू को हम केसेस में लगाएंगे, जहाँ पे वैल्यू मैच कर जाएगी हम उसके मुताबिक केस रन कर देंगे। देखते हैं 67 है, फिर डिवाइडेड बाय 56 है, तो ए बी को शो करने के बजाय हमने स्ट्रिंग शो कर दी हुई थी। 67 है, डिवाइड है 56 है, तो उसका आंसर आ रहा है। प्लस करते हैं दिस प्लस ये दिस, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है केस स्ट्रक्चर। ये तीसरी टाइप थी हमारे पास कि एग्जैक्टली वैल्यू मैच करेगी तो फिर ये चीज़ें रन होंगी। चौथा केस आएगा और साथ में एग्जांपल रहती है, इसको कल की क्लास में करेंगे। दिस इज़ आवर केस 4। और इसको वाइंड अप करने के बाद हम अगले जो है ना वो चैप्टर के ऊपर मूव करेंगे, जो कि कंडीशनल लूपिंग कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसके मैं एग्जांपल्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप उनको एज अ प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो ग्रुप में पोस्ट कर दें या अगली क्लास में मुझसे पूछ लें।